तुम्हारी जबान पर कसम कैसे आ गया। और मोदी और कांग्रेस वाले जूस की बात करते हैं, पाइनएप्पल जूस कहता है। हमारे वजीर आजम को यह भी नहीं मालूम कि नारियल के अंदर जो होता है वो पानी होता है, जूस नहीं होता। वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर है, जो चाहे बोल सकते। तकरीर में कल कह रहे थे यहीं पर आपके महाराजगंज में नारियल जूस, कहाँ का नारियल का जूस होता है, नारियल का पानी होता है। ये जूस कहाँ से बन गया भाई? आप साइंटिस्ट से बनाए होंगे तो लाइए पिलाइए हमको। आप बताइए वजीर आजम है और आप बोलते हैं कि बस अजीबोगरीब मामला है, एक तरफ कांग्रेस है दूसरी तरफ मोदी है। ये दोनों ये समझ रहे हैं कि बस हम ही हैं दुनिया में, तीसरा कोई है ही नहीं। अरे मेरे भाई, अगर आप ख्वाबों की दुनिया में बसते हैं तो जागो, जागो, जाग कर देखो कि दुनिया बदल चुकी है। अब तुम्हारे दो के दरमियान में इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ चुकी है। अब तुम लोग जो ड्रामा करते थे वो ड्रामा खत्म होगा। अभी आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई कि 3 साल से मोदी की सरकार है, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। 5,000 की नोट गायब कर दी और फखर के साथ कह रहे हैं कि हमने करप्शन का खात्मा कर दिया, हमने आतंकवादियों का खात्मा कर दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि आतंकवादी 2016 में 222 आतंकवादी पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसे। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की राज्यसभा में एक सवाल का जवाब मोदी के मंत्री ने उस सवाल का जवाब देकर बताया कि 222 आतंकवादी घुस गए। आप सो रहे थे क्या? कहां गए आपका नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद? और फिर मोदी कहते हैं कि नागपुर में जो ट्रेन, कानपुर में जो ट्रेन का हादसा हुआ उसको नेपाल से कोई लोग आकर करके गए। मोदी साहब, नेपाल से अगर कोई आ रहा था तो क्या आप सो रहे थे क्या? आपकी बीएसएफ क्या कर रही थी? आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपकी लॉ क्या कर रही थी? आप वजीर आजम के तौर पर क्या कर रहे थे? आप तो कहते हैं ना कि मैं तो फकीर हूं, मैं 20-22 घंटे काम करता हूं। अरे 22 घंटे काम करने के बाद कानपुर के हादसे में 150 हिंदुस्तानी मारे गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम 22 घंटे मत काम करो, सिर्फ 2 घंटे अच्छा काम करो, हमारी जान को बचाओ। 22 घंटे काम करने के बावजूद भी 150 हिंदुस्तानी कानपुर के ट्रेन के हादसे में मारे गए। और मोदी साहब बोलते नेपाल से आए। अरे नेपाल से आए तो पकड़े क्यों नहीं? कान पकड़ लेना था, कान पकड़ लेना था, कुछ तो पकड़ना था, कुछ नहीं पकड़े और सिर्फ जबानी बात कर दिए। और वही रेलवे का डीजी, उत्तर प्रदेश रेलवे का डीजी कहता है कि दहशतगर्द नेपाल से नहीं आए थे। सुनो मोदी जी, उत्तर प्रदेश का रेलवे का डीजी कह रहा है कि वो रेल की पटरियां सड़ गई थी, खराब हो गई थी, इसलिए रेल का हादसा हुआ, लोग मर गए। तो मोदी जी बोले नेपाल से आए, कुछ हो गया, अरे आपकी गलती थी, आपको देखना था। नहीं, वहां से आए। अरे कब तक तुम इंसानी लाशों के ऊपर अपनी सियासत की रोटी सेकते रहोगे? कभी तो मानो अपनी गलती थी कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, यहां पर रेलवे की ट्रैक खराब थी इसलिए हादसा हुआ है। आपका यूपी का डीजी रेलवे से कह रहा है, अखबार वाले पूछिए कहां से लाया खबर, ये तो कल हिंदू अखबार पढ़ लेना। एक विजेता सिंह रिपोर्टर की रिपोर्ट है, मुझ पर केस नहीं बुक करना, उस पर बुक करना। मैं वो पढ़ के बोल रहा हूं, मैं थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हूं, मोदी साहब की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं मैं। गलती से मेरे मरहूम वालिद मुझे लंदन में जाए पढ़ने के लिए, जहां कानून की डिग्री पढ़ के आया, और फिर कहा वो बैरिस्ट्री की डिग्री ला ली।
मैंने ठीक है बाप बोल रहे लालिया मगर इन मोदी के सब पढ़ा हुआ नहीं हूं भाई, उन्होंने आरएसएस के पढ़े हुए हैं, वो आरएसएस की यूनिवर्सिटी से वो पोस्ट ग्रेजुएशन डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर। आप बताइए 3 साल में क्या दिया उत्तर प्रदेश को? बोले सिलेंडर दिए, सिलेंडर दिए, कहीं सिलेंडर ये भी गैस छोड़ दिए, सिलेंडर में 85 रुपए इजाफा हुआ नहीं हुआ अभी तक? कितनों को सिलेंडर मिला? कितनों को मिला हाथ उठाओ, मेरे एक को तो मिला होगा ना, जरा कैमरा फिराओ और मीडिया के दोस्तों दिखाओ एक को भी सिलेंडर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भेदभाव की वजह से नहीं मिला क्या? मोदी जी तो बोलते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, फिर सिलेंडर क्यों नहीं मिला? और जिसको मिला वो 85 रुपए इजाफा हो गया उसके ऊपर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए, हिंदुस्तान के वजीर आजम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मगर किसका विकास कर रहे हैं और किसका विनाश कर रहे हैं ये फैसला आपको करना है। हिंदुस्तान के वजीर आजम एक सपनों के सौदागर हैं जो सिर्फ सपने बेचना जानते हैं। कल महाराजगंज में तो ये भी ऐलान कर दिया कि हम तो जीत गए, अब खाली बोनस चाहिए, तो चाहिए ना, फिर क्यों आप वाराणसी में रात में सोने जाके आप जब आप जीत गए तो जाके सोइए। बनारस में 8 मंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, मोदी जी रात जाके रात वहीं गुजारे हैं। जब आप जीत गए तो फिर आप मिठाई खा लीजिए, फिर माला पहन लीजिए। मेरे भाई 11 मार्च को जब इंशाल्लाह नतीजा आएगा उससे पहले आपको हमारी बहन को कामयाब करना है और बीजेपी के ख्वाबों को चुकना चूर करना है इंशाल्लाह। और जो लोग मुकबिल का परस कह रहे हैं, बताओ उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि एक भी मुस्लिम अकलियत से कोई सांसद बनकर नहीं गया। मैंने अपना कैंडिडेट यहां पर नहीं लाया तो फिर क्यों नहीं जीता बीजेपी से कोई? बीजेपी तो टिकट ही नहीं देती। सपा से नहीं जीता, बीएसपी तो कल हाथी अकेला चला गया, कांग्रेस में 2 ही जीते, फिर क्यों हम नहीं कामयाब हुए? ये सवाल उन लोगों से कर रहा हूं जो आज मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमेशा ये लोग अपने आप को सेकुलरिज्म के ठेकेदार समझ कर हमको ठगते आए हैं और हमेशा इलेक्शन के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारी झोली भर दो। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आपसे कह रहा था कि वोट आपके लिए हथियार है और हथियार का काम क्या होता है कि जब कोई दुश्मन आप पे वार करा तो आप अपना हिफाजत करें, अपना दिफा करें। मगर मुझे कहने दो, आप मुझे माफ कर दो अगर मेरे अल्फाज तल्ख लगते हैं आपको। मेरे बुजुर्गों, अपना बेटा समझकर मुझे माफ कर देना, नौजवानों अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देना। अगर ये भी ना समझो तो कहना ये दीवाना था, दीवानगी में कह गया। मगर अगर दीवानगी में कहूंगा तो जरूर कहूंगा कि हमने 70 साल में अपने हथियार को अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, इस हथियार को अपने दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इस हथियार को हमने अपने स्कूल खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इस हथियार को हमने अपने इलाकों में, गांव में बरखी का इंतजाम करने के लिए नहीं किया, यूनिवर्सिटी का इंतजाम करने के लिए नहीं किया। हमने इस हथियार का इस्तेमाल अपने आप पर ही किया। कभी अपने जिस्म पर मार दिए, कभी अपनी उंगली काट ली, कभी अपना पैर काट लिया, कभी अपनी जबान काट ली, कभी अपनी सोच को खत्म कर दिया। मेरे भाई, इस हथियार को इस्तेमाल करो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करने के लिए, इस विधानसभा को बेहतरीन बनाने के लिए, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए इस्तेमाल करो। मगर हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ सेकुलरिज्म होता क्या है कि जब इलेक्शन होता है किसी तरह मंच पर मेरे जैसे आदमी को लाकर खड़ा कर दिया जाता है और फिर उसको एक फूल माला पिला देते हैं। वो बड़ा खुश हो जाता है, मासूम होता है, बेचारा बेबस भी होता है
और जब उससे कहा जाता है, एक बहुत बड़े नेता आकर उसको बोलते, देखो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सेकुलरिज्म को बचा दो, हमारा सम्मान रख लो। वो हमारा भाई जज्बात से मगरूब हो जाता है, बोलता है फिक्र मत करिए, हम शमशीर तलवार निकाल लेंगे, हाथ जाने नहीं देंगे। और क्या होता है मेरे भाई, हम खाली बोलते रहते हैं, तो कभी पीठ में किसी ने मार दिया तो कभी सीने पर वार कर दिया। अब तो हालत ये हो गई कि जिसमें खून भी नहीं निकलता, आंख से आंसू तो निकलना वो पहले बंद हो चुके थे, अब जिस्म से खून भी नहीं निकलता। मेरे भाई, हमारे अरमानों को, हमारे जज्बात को रोन के रख दिया गया। आप बताइए कौन सा विकास का काम समाजवादी ने किया? यहाँ पर 55,000 करोड़ का बजट है, 55,000 करोड़ का तालीम का बजट है। मेरे भाई सोचो, अगर तुम्हारा विधायक कामयाब होकर जाएगा, हमारी बहन जाएगी, तो हमारी बहन जाकर लड़ेगी, ये नहीं कहेगी कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में स्कूल खोलो, वो बोलेगी कि इस विधानसभा में मुझे 25 से 30 स्कूलों की जरूरत है, यहाँ पर स्कूल खोलना पड़ेगा। 55,000 करोड़ का बजट है, कहां जा रहा है पैसा, ये कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश बोलते हैं कि मैंने विकास किया, अखिलेश कहते हैं कि मेरा काम बोलता है। कौन सा काम बोलता है अखिलेश तुम्हारा? तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारे बाप की जबान के अल्फाज बोलते हैं कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है। करने का बलराम सिंह ने बताइए, आप जिस घर का बाप अपने बेटे के ताल्लुक से कहता है तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए ओवैसी की बात को। ओवैसी कोई दीवाना होगा जो दीवानगी में गुफ्तगू कर रहा होगा, मगर मुलायम सिंह तो उनके बाप है ना। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी है और ये कह रहा है कि मैं फिरका परस्त हूं। अखिलेश, पहले अपने पापा को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो, उसके बाद 6 फुट 2 इंच के आदमी से मुकाबला करने आना। पहले अपने घर में जो आग लगी है ना, उसको बुझा लो, उसके बाद दुनिया में अमन कायम करने की बात करो। और मेरी बात को याद रखो कि 11 मार्च के बाद समाजवादी फिर से टूटेगी और शायद टूट कर वो किसी और बीजेपी या किसी पार्टी में चले जाएगी। तो इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल देख कर करिए और ये सोच कर करिए कि मुझे इस विधानसभा में स्कूल की जरूरत है, साफ पानी की जरूरत है, यूनिवर्सिटी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, नौजवानों को नौकरी की जरूरत है। और फिर इल्जाम लगाते हमारे भाई उपेंद्र सिंह पे कि इनका बच्चा हैदराबाद में पढ़ रहा। अरे हैदराबाद में हमने क्या किया तुमको बताता हूं। हमारे 7 विधायक हैदराबाद में, तेलंगाना में, हम कोई मंत्री नहीं है ना, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी कभी मंत्री बनेगा जिंदगी में। मैं तय कर चुका हूं कि मैं कभी मंत्री नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरी फकीरी में शाही, अल्लाह ने मेरी फकीरी में शाही रखी है और मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमने 7 हमारे विधायक हैं तेलंगाना में, तालीम के लिए क्या किया हमने। हम अपने चीफ मिनिस्टर से जाकर मिले हैदराबाद में, जब बल्दिया के इलेक्शन हो रहे थे 1 साल भर पहले, तो चंद्रशेखर राव साहब से हमने जाकर कहा कि आप हमको स्कूल दीजिए। मीटिंग हुई 3 घंटे की। ये चीफ मिनिस्टर अखिलेश कितनी मीटिंग का होगा, इन लोगों से पूछो, ये भाग रहे पहलवानों से। 10 मिनट 5 मिनट भी नहीं बैठा था अखिलेश इनको, खड़े खड़े होकर मिलता है, बोलो कैसे अच्छे हैं, जाइए आएंगे इफ्तार की दावत में, जाओ पढ़ा दिए। हमारी 3 घंटे की मीटिंग हुई। हमने चीफ मिनिस्टर से बात की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। आज आप जाकर देखिए, पूरी रियासत तेलंगाना में 70 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, जिसमें 12,000 मुस्लिम अकलियत के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। 6ठी जमात से 12वीं जमात तक इंग्लिश मीडियम में, पूरी तालीम फ्री, खाना फ्री, कपड़ा फ्री।
और बच्चियों के स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, बच्चियों का स्कूल अलग, बच्चों का अलग। अब इस साल जुलाई में और 100 स्कूल खोले जाएंगे। किसी का हो, क्यों बच्चे दवाखाने में मरते हैं बताइए? 16,000 करोड़ कहां जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जब एक विधायक हमारी बहन कामयाब होकर जाएगी और जाकर उस ऐवान में तमाम बातों को रखेगी तो यकीनन हालात बदलेंगे और बदलना चाहिए इंशाअल्लाह। पुलिस का बजट ले लीजिए, 12,000 करोड़ का पुलिस का बजट है। उत्तर प्रदेश में 200% महिलाओं के बलात्कार के वाकयात में इजाफा हुआ। बताइए अखिलेश के 5 साल में ये कारनामा। 30% बच्चों की किडनैपिंग में इजाफा हो गया। ये अखिलेश का काम बोलता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज ही हम पर इल्जाम लगाते हैं ना कि हम बीजेपी से या वोट काटने को आए। अरे सुनो, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो मेरे ईमान का सौदा कर सके। मैंने हमको हमारे बुजुर्गों ने हमारे उलमाओं ने जिनके पैरों पर बैठ कर मैंने सुना कि जिन्होंने मुझे बताया कि जब तुम अपनी जबान से कलमा अदा करते हो तो तुम इस बात का ख्याल करो कि तुमने अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर दिया। मैं अपनी जान को अल्लाह के हवाले कर चुका। दुनिया की कोई दौलत हमको खरीद नहीं सकती। हाँ, जो बिकने वाले हैं तुम उनको खरीदो, मेरी बोली नहीं लगाई जा सकती। मुझे इनाम मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में कमली वाले के साथ मुझे क्या इनाम दोगे? मेरे भाई इस दुनिया में आए हैं तो जिद्दोजहद करना हमारा काम है, अपने हक के लिए लड़ना हमारा काम है। ये हिंदुस्तान का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि अपने हक के लिए लड़ो, समाजी इंसाफ के लिए लड़ो। तुमको माशी इंसाफ मिलना चाहिए, सियासी इंसाफ मिलना चाहिए। हिंदुस्तान का संविधान तुमसे कह रहा है कि तुम अपने मजहब पर चल सकते हो, तुम अपनी इबादतगाह को आभार कर सकते हो, तुम अपने अकीदे पर ठाल बंद रहो, तुम अपने रस्म और खत की हिफाजत करो, तुम्हारी आवाज तुम उठाओ। ये हिंदुस्तान का संविधान कह रहा है और यह नरेंद्र मोदी या कांग्रेस एक दूसरे नहीं छीन सकते, नहीं छीन सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही जनबातें मैं आपके सामने अर्ज करने आया हूं। कब तक हर इलेक्शन में अगर दौलतमंद कामयाब हो जाएगा तो फिर दुनिया का गरीब कहां जाएगा? सोचो आप। अगर हर दौलतमंद कामयाब हो जाएगा तो फिर दुनिया का गरीब कहां जाएगा? अगर कोई बाहुबली कामयाब हो जाएगा तो गरीब कहां जाएगा? सोचो थोड़ी देर के लिए। जिसके पास दौलत है वो ये समझता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो याद रखो ये जमहूरियत दौलतमंदों की हो जाएगी, गरीबों का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर हर दौलतमंद कामयाब हो जाएगा तो फिर गरीब की आवाज, गरीब के बहते आंख में आंसू को कौन देखेगा? तुम्हारी तकलीफ को कौन अपने सीने में महसूस करेगा? मैं आपके सामने बात रखने आया हूं मेरे भाई, इस पर गौर करो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करो और अपनी बहन को कामयाब करो। मैं किसी मजहब का खिलाफ था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी राय हिंदुस्तान के संविधान में जो हकूक का वादा किया है मैं वो हकूक चाह रहा हूं। और रहा सवाल ये अखिलेश का, कांग्रेस का, हर बार अखिलेश से आप सुना होगा हमने 100 बना दिया। अखिलेश कहते कि हमने 100 बना दिया। आप टेलीफोन कर दीजिए पुलिस को। अच्छा अखिलेश, जब तुमने 100 बना दिया तो फिर तुम्हारा प्रजापति कहां भाग गया? कहां भाग गया जिस पर इल्जाम है एक बच्ची का बलात्कार का? तुम्हारा 100 तो नाकाम कामयाब हो गया। तुम्हारा मंत्री प्रजापति 100 बना के भाग गया। कौन से 100? ये 100 बना के भाग गया और आपका 100 तो नाकाम निकला। आपकी पुलिस जाती, मंत्री गए। अखिलेश चलो तुम बोलो प्रजापति को अपने आप को पुलिस के हवाले करो। तुम्हारा मंत्रिमंडल का मिनिस्टर है जिस पर बलात्कार का आरोप है और तुम सारे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर कह रहे मैंने 100 बनाया, 100 बनाया। अरे 100 क्या बनाए? पहले अपने मिनिस्टर को पुलिस के हवाले करो ताकि आवाम को मालूम हो जाए कि तुम कितने इंसाफ पसंद हो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
तो पूछो इनसे, उत्तर प्रदेश की जेलों में क्या 27% मुसलमान जेलों में सड़ नहीं रहे अंडर ट्रायल्स? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 1.5 साल पहले, 1 साल पहले, कि जितने अंडर ट्रायल हैं, जो जुर्म उन पर आयद हो चुका है, अगर उस जुर्म का सजा का आधा हिस्सा अदा करे तो हुकूमत उनको छोड़े। तू नहीं छोड़ता अखिलेश। मेरे भाई रिजर्वेशन का वादा किया, कहां गया रिजर्वेशन? स्कूल खोलने का वादा किया, कहां गया वो वादा? कुछ नहीं किया, सिर्फ बोलते कि मैंने काम बोलता है, कुछ काम नहीं बोलता, तुम्हारा बाप बोलता है, वही तो क्या के लिए काफी है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बोल सकता हूं? 100 साल के हो गए, 100 साल बहुत है भाई, बस है, अब थोड़ा रिटायरमेंट लो, रेस्ट करो, उसके बाद हम जवानों को मौका दो। हम काम करने का एक जज्बा रखते हैं, हम मर मिटना जानते हैं, हमारी एक तारीख रही है। मेरे भाई मंजलिस को वोट दो, याद रखो, मेरे अल्फाज को याद रखो, जो हालात मुल्क में पैदा हो रहे हैं, जब तक आप अपनी आवाज को सियासी तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, कहीं खुदा ना खास्ता हमारे तशक्कुस को खतरा ना पैदा हो जाए, कहीं हमारी निस्बतें कमजोर ना पड़ जाएं। मेरे जिम्मेदार भाइयों बहनों, मैं अगर कोई जलसे में अहले दिल भी है तो मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरी इस बात पर गौर करो, इसमें सच्चाई नजर आई तो अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि ये जो बादल मंडरा रहे हैं, याद रखो, ये हमारे तशक्कुस को खतरा पहुंचाने की साजिशें कर रहे हैं। हिंदुस्तान का वजीर आजम और बीजेपी तो ऐलान कर चुकी है कि अगर सत्ता मिलती है उत्तर प्रदेश में तो ट्रिपल तलाक के मसले को उठाएंगे। बताइए मेरे भाई, ट्रिपल तलाक का एक